नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में कि मनुष्य जो कुछ भी खाता है भोजन के रूप में वह किस प्रकार से पचता है और किस प्रकार से पोषक तत्व हमारे रुधिर में मिलते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मनुष्य जो कुछ खाता है उसके पाचन के लिए मनुष्य में एक प्रणाली होती है जिसे कहते हैं पाचन प्रणाली या पाचन तंत्र कहते हैं। तो मनुष्य का जो पाचन तंत्र होता है ये इसी प्रकार का होता है। तो मनुष्य के पाचन तंत्र को अध्ययन की सरलता के लिए दो भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है आहार नाल और दूसरा है पाचक ग्रंथियां। लेकिन हम इस वीडियो में दोनों को साथ में लेकर चलेंगे, दोनों के कार्य विधि को और संरचना को साथ में लेकर चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं आहार नाल के बारे में कि आहार नाल क्या होता है। तो मनुष्य का आहार नाल लगभग 10 से 11 मीटर लंबी होती है, जो मुख से शुरू होकर के और मल द्वार तक जाती है। यह विभिन्न स्थानों में विभिन्न संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप से भिन्न भिन्न होती हैं, इसीलिए इसका विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न नाम है। जैसे मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, ग्रहणी, छोटी आंत, बड़ी आंत, इस प्रकार। ठीक है, तो देखिए, हम सबसे पहले जानते हैं कि मनुष्य जो कुछ खाता है तो उसका पाचन किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, मनुष्य के द्वारा कुछ भी पदार्थ भोजन के रूप में जो ग्रहण की जाती है सबसे पहले हमारे मुख गुहा में आती है। कहाँ पर आती है? मुख गुहा में आती है। ये जो मुख गुहा होती है ये आहार नाल की प्रथम भाग होती है, जो दो ओठों से घिरी हुई मुख के रूप में बाहर खुलती है। जब जीव द्वारा या मनुष्य द्वारा कोई भोजन ग्रहण की जाती है तो ये मुख गुहा में पहुंचती है। मुख गुहा में विशेष प्रकार के दांत और जीभ पाए जाते हैं। दांतों का काम है कि भोजन को, दांत के प्रकार को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। दांतों का काम है कि भोजन को चबाना, काटना, चीरना और पीसने का कार्य है। यानी मनुष्य के मुख में जो होते हैं 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं: कृंतक, रत्नक, अग्रचौड़क और चौड़क। कृंतक दांत जो आगे का होता है ये भोजन को काटने का कार्य करता है। इसके बगल में रत्नक दांत होते हैं जो भोजन को चीरने का कार्य करती हैं। इसके बगल में पीछे की तरफ अग्रचौड़क दांत होती हैं जो भोजन को चबाने का कार्य करती हैं, अल्प मात्रा में पीसती हैं। और सबसे अंतिम दाढ़ें जो होती हैं वह होती हैं चौड़क दांत कहलाती हैं, जो भोजन को पीसने का कार्य करती हैं। और मुख गुहा में एक जीभ होता है जो कि ग्रसनी से जुड़ी होती है, आगे स्वतंत्र होती है। ये जीभ भोजन को उल्टने पलटने का कार्य करती है और तथा दांतों के नीचे पहुंचाने का कार्य करती है। अब देखते हैं कि जब हम भोजन को चबाते हैं तो उस समय भोजन गीला हो जाता है। तो हमारे जो होती है कानों के बगल में, यानी हमारे मुख में ही, मुख गुहा के पास में ही, कानों के नीचे, गालों के बगल और यहाँ जीभ के नीचे एक ग्रंथियां पाई जाती हैं जिसे कहते हैं लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियों से लार रस स्रावित होता है जो भोजन में मिल जाता है। और लार रस में टाइलिन नामक पाचक एंजाइम होता है जो भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को पचाने का कार्य करता है तथा भोजन यहाँ लुगदी के रूप में होता है। जब अच्छे तरह से चबाते हैं तो उसमें लार अच्छी तरह से मिल जाता है तो भोजन के कार्बोहाइड्रेट, भोजन का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। और मुख में टाइलिन नामक पाचक एंजाइम जो पाचक लार रस में होता है या भोजन के कार्बोहाइड्रेट को पचा देता है। इसके बाद में भोजन लुगदी के रूप में होता है जो कि ग्रसनी में जाता है। ग्रसनी एक कीप आकार की संरचना होती है जो मुख गुहा के बाद होती है। यह कीप आकार की संरचना भोजन को निगलने का कार्य करती है। अब ये भोजन को क्या करती है? ग्रास नली में पहुंचा देती है। यहाँ पर कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है। ये ग्रास नली आसानी से भोजन को आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। मतलब अगर भोजन आता है इस नली में तो एक के बार में यहाँ से यहाँ तक नहीं गिरता है। ये क्या करती है? फैलती है, फिर भोजन को लाती है, फिर ऐसे आराम से क्या करती है? भोजन को आमाशय तक पहुंचा देती है। और ये जो होती है थैली नुमा, लगभग जे आकार की संरचना वाली जो थैली नुमा संरचना होती है, इसे ही आमाशय कहते हैं। और इस आमाशय में
भोजन 4 से 5 घंटों तक स्थित रहता है और इस आमाशय के लगभग संपूर्ण भित्तियों पर एक जठर नामक ग्रंथ पाई जाती है। कौन सी नामक ग्रंथ पाई जाती है जी? जठर नामक ग्रंथ पाई जाती है, जहां से जठर रस स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है जी? जठर रस स्रावित होता है। और इस जठर रस में 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। एक होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, फिर होता है पेप्सिन और फिर होता है रेनिन। ये मुख्यतः 3 प्रकार के इसमें एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन में मिल जाते हैं। क्या करते हैं? भोजन में मिल जाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन में मिल करके भोजन को अम्लीय बनाता है। कैसा बनाता है जी? अम्लीय बनाता है तथा भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। फिर पेप्सिन, पेप्सिन भोजन में मिल करके क्या करता है? भोजन में उपस्थित प्रोटीन को पचा देता है। किसको पचाता है जी? प्रोटीन को पचा देता है। और रेनिन का काम क्या है? देखिए, जो हम लोग दूध खाते हैं, दूध का डायरेक्ट पाचन क्रिया नहीं होता है, तुरंत पाचन क्रिया नहीं होता है। ये रेनिन क्या करता है? आमाशय में ग्रहण किया गया दूध जब पहुंचता है तो रेनिन का काम है दूध को फाड़ करके दही में परिवर्तित करने का। किसमें परिवर्तित कर देता है? दही में। क्योंकि पेप्सिन क्या होता है? दूध पर क्रिया करके दूध के प्रोटीन को नहीं पचा सकता है, इसलिए रेनिन उसे फाड़कर दही में परिवर्तित कर देता है और दही में परिवर्तित होता है। इसलिए पेप्सिन क्या करता है? दही पर क्रिया करके दही के प्रोटीन को पचा देता है। इसके बाद में 4 से 5 घंटा स्थित होने के बाद में भोजन इस सी आकार की यानी छोटी आकार का प्रथम भाग ये है जिसे हम लोग ग्रेहड़ी कहते हैं या पक्वाशय कहते हैं। इस ग्रेहड़ी में भोजन पहुंचता है। ग्रेहड़ी से यानी यकृत के नीचे एक छोटी सी थैली होती है जिसे पित्ताशय कहते हैं। पित्ताशय से पित्त नली आकर के ग्रेहड़ी में मिली होती है और यहाँ एक पत्ती आकार की संरचना दिखाई देती है। ये है एक ग्रंथ होती है जिसे कहते हैं अग्नाशय ग्रंथ। कौन सी ग्रंथ कहते हैं जी? अग्नाशय ग्रंथ। इस अग्नाशय ग्रंथ से अग्नाशय नली जुड़ी होती है। जब भोजन इस सी आकार की संरचना यानी ग्रेहड़ी में पहुंचती है तो इस समय क्या होता है? पित्ताशय से पित्त नली द्वारा पित्त रस स्रावित होकर के इसमें आता है, भोजन के साथ मिल जाता है। यानी पित्ताशय से पित्त नली द्वारा पित्त रस भोजन में मिल जाता है और यह पित्त रस में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है। यह भोजन को, जो अम्लीय भोजन होता है, इसको क्षारीय बना देता है। फिर इसी समय अग्नाशय से अग्नाशय नली द्वारा अग्नाशय रस इसमें आ जाते हैं। अग्नाशय रस में जो होता है, अग्नाशय रस में जो एंजाइम कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जो कि इसमें उपस्थित भोजन को पचाते हैं। अब ये जो होता है पित्त रस क्या करता है? भोजन को क्षारीय बनाता है तथा उसमें उपस्थित वसा यानी तेल वाली चीज को छोटे छोटे बूंदों में तोड़ देता है। इसके बाद में अग्नाशय रस इस क्या होता है? क्षारीय भोजन पर या छोटे छोटे वसा के बूंदों पर क्रिया करके उसको पचा देता है। इसमें एक प्रकार का हार्मोन्स भी बनता है अग्नाशय में जिसे कहते हैं इंसुलिन। इंसुलिन जो होता है हमारे रुधिर में उपस्थित ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। जब यहां से इंसुलिन निकलना बंद हो जाता है तो इस स्थिति में व्यक्ति को डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी हो जाती है, जिसे बाहर से इंसुलिन दिया जाता है डॉक्टरों द्वारा। जब यहाँ पर भी वसा को पचा देता है, इसके बाद में भोजन छोटी आंत में पहुंचती है। कहां पर पहुंचती है जी? छोटी आंत में। जो भोजन का बचा हुआ भाग होता है, इस छोटी आंत की भित्ति यानी प्रथम भाग की भित्ति में एक आंत्र ग्रंथ होती है जहां से आंत्र रस स्रावित होता है। आंत्र रस में विशेष प्रकार के एंजाइम होते हैं जैसे सुक्रेज, लाइगेज, इरिप्सिन आदि। इसमें जो होते हैं एंजाइम होते हैं, यह भोजन पर क्रिया करके भोजन के संपूर्ण भाग को पचा देते हैं, भोजन को पचा देते हैं। यहाँ पर भोजन एक प्यास के रूप में हो जाता है, मतलब जिसे कहते हैं चावल बनाइए तो पसाव हो जाता है ना, इसे प्यास के रूप में हो जाता है। अब यहाँ जो होती है लगभग छोटे आंत के प्रथम भाग में भोजन पच जाता है। इसके बाद में छोटी आंत में ही के भित्तियों पर एक बाल जैसी संरचनाएं होती हैं। किस जैसी संरचना होती है जी? बाल जैसी संरचनाएं होती हैं जो भोजन में पचे हुए भोजन को या पोषक पदार्थ को वो अवशोषित कर लेती हैं। क्या कर लेती हैं जी? अवशोषित कर लेती हैं। जो अपच भोज्य पदार्थ होता है ये छोटी आंत में होते हुए ये बड़ी आंत में पहुंचती है। कहां पर पहुंचती है जी? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में कोई पाचक एंजाइम नहीं होती है। यहाँ पर जो अपच भोज्य पदार्थ पहुंचता है
इसके जो जल की मात्रा होती है, जल को सिर्फ अवशोषित करने का कार्य करते हैं। इसके बाद में भोजन बड़ी आंत के अंतिम भाग यानी जिसे मलाशय कहते हैं यहाँ पर पहुंचता है, और यहाँ पर भोजन अपच भोजन इकट्ठा होता है। जब मलाशय भर जाता है तो व्यक्ति को शौच करने की इच्छा होती है। इसके बाद में आवश्यकता अनुसार व्यक्ति अपच भोज पदार्थ को मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल देता है। इस प्रकार से मनुष्य का जो पाचन तंत्र होता है, इस प्रकार भोजन इसमें पचता है और पचने के बाद पोषक तत्व छोटी आंत के अंकुरों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अवशोषित करके इसे रुधिर में मिला दिया जाता है। इस प्रकार से इसमें ये कार्य होती है। ठीक है, समझ में आ गया जी? चलिए, धन्यवाद।